मैं सांप पकड़ता हूँ, सांपों के बारे में पढ़ता हूँ, तो सारे दोस्त बहुत हंसते थे, बोलते थे कि सपेरा बनब, सांप पकड़ब। 5 सालों तक मैं बहुत घर पे पिटाया था। पापा बोलते थे कि पंडित जी के लड़का हो गए सांप पकड़ब, कि घर के लोग मारते मारते थक गए थे। अभी 1 महीना हुआ था शुरू किए हुए, तब तक मुझे कोबरा सांप ने बाइट कर लिया मेरे पैर पे। मुझे 40 सेंटीवेनम की सुई लगी, 4 दिन हॉस्पिटल में रहा और अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है। अभी वो जहर मेरे बॉडी के अंदर ही है। पूरा रेस्क्यू सेंटर को ही उन्होंने आग लगा दिया, पूरा खत्म। पापा ने बोला कि आज के बाद ये काम बंद। नमस्ते, मेरा नाम हरिओम चौबे है। आप में से कई लोग मुझे स्नेक मैन के नाम से जानते हैं, जो कि मेरी पहचान है। आज हम लोग इस टॉक में बात करेंगे एक ऐसे छोटे लड़के की आंखों में एक सपना था। उसको पता नहीं था कि जो ये काम कर रहा है वो एक समाज के अलग काम कर रहा है। उसका समाज, उसके घर वाले लोग इसका कितना विरोध करने वाले हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और गांव में ही मेरी बचपन और 18 साल की उम्र बीती। और गांव पे ही सांपों के प्रति और अन्य जानवरों के प्रति प्यार और उनके प्रति झुकाव बढ़ने लगा। जब मैं बहुत छोटा था, गांव में जो रसोई घर होता है, किचन, वहाँ पे चूहे बहुत बिल करते थे। मैं उन सब बिलों में अपना हाथ डाल देता था और उन सांपों को, चूहों को पकड़ने के लिए खेतों में 1-2 घंटा बैठता था, सांपों का इंतजार करता था, अलग अलग जानवरों को देखता था। वहीं से एक प्यार और उनके प्रति झुकाव बढ़ने लगा धीरे धीरे। जब गांव में बारिश का मौसम आता था तो बहुत सारे सांप लोग डंडे से मार देते थे। तो मुझे लगता था कि सांप जन्म ही लिए हैं डंडे से मारे जाने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं लोगों को नहीं समझा पाता था। उस समय बहुत छोटा था और नहीं बता पाता था कि सांप हमारे लिए ही, वातावरण के लिए बहुत लाभदायक है और वो हमारे बीच रहना चाहते हैं और हमें उनके बीच रहना सीखना होगा। जब जैसे बड़ा हुआ, मेरे एक चाचा जी हैं और साउथ इंडिया में रहते हैं। ये वहीं की पढ़ाई थी, स्नेक की और सांप पकड़ने की, जो कैचर होते हैं, वो साउथ इंडिया की पढ़ाई थी। मुझे भी नहीं पता था ये पढ़ाई साउथ इंडिया की है। उन्होंने मुझे एक स्नेक ऑफ इंडिया का बुक दिया गिफ्ट में और बोला कि हरिओम तुम इसको पढ़ाई करो। उस समय मैं 7 क्लास में था और मुझे सांपों से बहुत डर लगता था। भले प्यार था उनके प्रति, लेकिन उनके बीच में एक डर था और मुझे वो डर बहुत दूर रखता था उन लोगों से। लेकिन जब मेरे चाचा जी ने वो बुक दिया, मैंने उस बुक को करीबन 4 सालों तक लगातार पढ़ा। उनके बारे में डिफिनेशन, उनका कलर, उनका पॉइंट, उनका व्यू, उन सभी के बारे में हम लोगों ने उसके 4 सालों में पढ़ाई किया। और उसी के बीच मैं सांपों को पकड़ने भी लगा। जब 10th क्लास मेरा खत्म हुआ, उसका पढ़ाई भी मैंने कंप्लीट कर लिया था और उस बुक के माध्यम से सांपों के बारे में मैंने अच्छा अध्ययन कर लिया। और जैसे ही मैंने जब स्टार्ट किया इस काम को, क्योंकि 10th क्लास खत्म हो जाने के बाद मुझे घर से थोड़ी छूट मिली, आज़ादी मिली बाहर खेलने के लिए जाने के लिए। घर से फ़ोन मिला छोटा सा। तो जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, कई दोस्त बताते थे कोचिंग के माध्यम में, कहीं जाता था कोचिंग में कि मैं सांप पकड़ता हूँ, सांपों के बारे में पढ़ता हूँ, तो सारे दोस्त बहुत हंसते थे, बोलते थे कि सपेरा बनब, सांप पकड़ब। जब मैंने सांपों को पकड़ना बचाना शुरू किया तो मेरे पापा का मेरे घर पे तो सबसे पहले सब विरोध करने लगे और बहुत मार पड़ी। 5 सालों तक मैं बहुत घर पे पिटाया था। पापा बोलते थे कि पंडित जी के लड़का हो गए सांप पकड़ब। घर के लोग बोलते थे कि सपेरा बनब। हमको भी नहीं पता था, मैं लोगों को बता भी नहीं पा रहा था कि एक स्नेक कैचर हूं मैं और ना कि सपेरा हूं। आने वाले समय में इसका प्रॉफिट हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को समझ में आएगा कि घर के लोग मारते मारते थक गए थे और मेरा शरीर बहुत ताकतवर हो गया था। लेकिन मैं पापा को और माँ को बहुत समझाता था कि आप इंतजार कीजिए 2-3 साल का, उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। अब बाहर के लोग मेरे पापा को बोलने लगे, पंडित जी आपका लड़का आप इतना विद्वान है और आपका लड़का सांप पकड़ रहा है, काल से खेल रहा है। सबसे अधिक प्रॉब्लम हमारे घर के लोगों ने की। घर के लोग बोलते थे सपेरा बनब। तो घर पे बहुत मैंने पिटाई पड़ी, 4-5 सालों तक लगातार पिटाई पड़ी इस काम को। जब मैं सांप पकड़ता था, जैसे मेरे पापा जी को पता चलती थी, मुझे घर पे पिटाई शुरू हो जाती थी। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी। मैं बहुत खुश था कि मेरे पापा जी धीरे धीरे मान जाएंगे, एक दिन वो मारते मारते थक जाएंगे, लेकिन मेरे काम स्टार्ट होगा और जो मेरा सपना है वो मैं करूंगा। और जैसे मैंने रेस्क्यू शुरू किया, मुझे याद है 16 जून को 2020 को एक घर से मैंने 35 कोबरा सांप रेस्क्यू किया। वो खुद में एक रिकॉर्ड था। उसके बाद 17 जून को हर मैगजीनों में, अखबारों में छपा कि एक रेस्क्यूअर है हमारे जिला में। उस समय मेरे पापा जी बहुत खुश थे, घर के लोगों भी बहुत खुश थे कि लड़के का नाम आया मैगजीन में। उस समय मैं 11th क्लास में था। 2 महीने के बाद रात में एक कॉल आया मेरे पास 4 बजे। मैं सोया हुआ था कि एक व्यक्ति है, सर्पदंश से उसकी जान चली गई है। मैंने पहली बार अपने जीवन में अंधविश्वास का नाम सुना था, यानी एक व्यक्ति सांप के काटने से मर गया। तो मैं सोचा कि हमारे जिला में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, तो 5-10 लोग मरते होंगे सांपों से। लेकिन मेरे पापा जी बुलाए और बोले कि देखो हरिओम,
जो तुम सांपों को बचा रहे हो अच्छी बात है, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो नेचर के लिए, लेकिन तुम ये सोचो कि अगर ये तुम काम 10 साल के बाद बंद कर दोगे तो फिर लोग मारने लगेंगे सांपों को। तो तुम पहले ये कोशिश करो कि हर गांव में जाके सांपों के इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ कि सांप क्यों जरूरी है हमारे लिए और हमारे वातावरण के लिए, और पता करो कि कितने लोग मरते हैं। जब मैंने हॉस्पिटल में गया था, जिस हॉस्पिटल में सर्पदंश का इलाज होता है, स्नेक बाइट का इलाज होता है, जब मैंने डॉक्टर से पूछा कि कितने लोग मरते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर साल, उन्होंने एक हैरान करने वाला आंकड़ा बताया। सर ने बोला कि हमारे जिले में सिर्फ 300 लोग सांप काटने से मरते हैं। मैं वहां हैरान हो गया और सोचा कि इतने लोग, और इतने आज के जो पढ़ाई लिखाई वाला जो युग है, इतने लोग कैसे मर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अंधविश्वास के बारे में। मैं घर पे गया और अभी मैंने रेस्क्यू यहाँ से बंद कर दिया था। 1 सप्ताह तक मैं कोई रेस्क्यू नहीं किया। घर के लोग खुश थे कि सांप पकड़ना छोड़ दिया है। लेकिन मैं जब इस फील्ड में उतरा, अब अच्छे से उतरना चाहता था, क्योंकि अब लोगों को मुझे बताना था कि सांपों को मारना नहीं चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंट समझे। मैं अब सांपों को बचाने से ज्यादा सांपों की जानकारी देना शुरू किया। हर कोचिंग में, हर संस्थाओं में जाने लगा और अंधविश्वास के बारे में मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा उसके बारे में पढ़ाई की। जब मैंने अंधविश्वास के पास गया कि क्यों लोग सांप के काटने से हर साल 300 लोग मरते हैं हमारे बक्सर में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में हमारा बिहार दूसरे स्थान पे है, इतने लोग मरते हैं, तब मुझे पता चली फिल्मी दुनिया से ही ये अंधविश्वास आया है। हमारे बिहार में नागिन का बदला, ना सांप फोटो खींचता है, ये सांपों का जो डर है हमारे साथ जुड़ गया फिल्मी दुनिया से ही, जिसके कारण लोग अंधविश्वास से जुड़ गए और जाने लगे। तो मैंने इसमें सोचा कि इसमें किया क्या जा सकता है, इतने लोगों को बचाया कैसे जा सकता है। तो इसमें एक ही उदाहरण था कि जो हमारे यहाँ जो सदर अस्पताल है, वहां पर स्नेक बाइट का इलाज हो, फ्री में हो। क्योंकि अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई स्नेक बाइट का मरीज जाता है तो उसको लाखों रुपया खर्चा होता है हर साल। कम से कम अगर आप एक मरीज जा रहा है हॉस्पिटल में तो उसका 1 लाख रुपया मिनिमम खर्चा हो जाता है। तो मैंने अपने डीएम सर से बात किया और बोला कि आप एक ऐसा रूल बनाइए कि जिला में किसी भी गांव में अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसका मुखिया का मेन उदाहरण है कि पहले उसको हॉस्पिटल ले जाए और उसका इलाज कराए। तो इसके हम लोग 2 सालों ने गांव-गांव में, हर एक बक्सर में 400 गांव हैं, 400 गांव में मैंने ये काम शुरू कर दिया। हर गांव में जाके, हर पंचायत में जाके सांपों को बारे में लोगों को बताना शुरू किया और उसका मेन सफलता मिला। हम लोग को इस बारिश के मौसम में 2022 का जो मानसून आया तो 18 लोगों को, जो लोगों को सांप काट चुका था, उन्हें बचाया गया हम लोगों के द्वारा। और अभी मात्र 2 सालों में 30 से अधिक लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया, उन लोगों को जीवन दिया, नया जीवन दिया। उससे हुआ क्या, बक्सर में 400 गांवों में आधे गांव में लोग समझ गए कि अंधविश्वास झूठ है, अगर कोई भी सांप काटता है तो आप हॉस्पिटल जाएंगे तो बच जाएंगे। तो अब लोग हॉस्पिटल जाना शुरू कर दिए हैं और ये प्रयास हमारा जो 4 सालों से चल रहा था, अब वो सफल होने लगा है। अब बहुत सारे लोग दिन पे दिन, जब स्नेक बाइट का आता है तो लोग कॉल करते हैं और वहां पर वो चले जाते हैं हॉस्पिटल में, इलाज भी हो जाता है, कम पैसे में भी वो लोग बच जाते हैं। तो इन्हीं 3 सालों में मेरे साथ एक घटना घटी जो कि बिहार का पहला रेस्क्यू सेंटर के बारे में, जहां से मैंने अपना लाइफ चेंज किया। 2021 में मेरे पास डिस्कवरी चैनल से एक मैसेज आया कि आप सिलीगुड़ी में एक सेलेक्ट हुए हैं प्रोग्राम के लिए, एक फॉरेस्ट में आपको चलना है, वहां पर बाकी टीम रहेंगी। तो मैं वो बिना कुछ सोचे समझे, अभी उनका मैसेज आने से पहले मैंने ओके कर दिया और पापा से बताया तो पापा बोले कि तुमको नहीं जाना है। मैं बोला जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, सीखूंगा, वहां पर सांप नहीं पकड़ूंगा, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं वहां गया और 15 दिन फॉरेस्ट में रहा और बहुत सारे जहरीले सांपों से मुलाकात हुई। और वहीं पे मैंने, जब मेरी जो ट्रेनिंग पीरियड थी खत्म हो गई, तो पास में मैंने एक रेस्क्यू सेंटर देखा। वो रेस्क्यू सेंटर में लोग कर क्या रहे थे, बहुत सारे भैया, बड़े बड़े भैया लोग थे, उन्होंने लावारिस जानवरों को उठा के अपने रेस्क्यू सेंटर पे लाते थे, उनका इलाज करते थे और उसे सुरक्षित छोड़ देते थे। और इसमें सांप भी थे, स्नेक बाइट वाले लोग भी थे और जितने भी लावारिस जानवर हैं वो सब थे। मैंने उनके पास 2 दिन काम किया, उनके पास से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे अब लग गया था कि मुझे अब रेस्क्यू सेंटर खोलना है। और जैसे मैंने बक्सर आया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे ज़मीन चाहिए था, क्योंकि रेस्क्यू सेंटर खोलने के लिए, बड़े बड़े जानवर रखने के लिए बहुत अधिक ज़मीन चाहिए था। और मैं और कुछ दोस्तों ने मिलके और एक टीम बनाए पहले तो, और सबसे पहले हम लोग अपने से लीज पे एक ज़मीन लिए, 10 कट्ठा ज़मीन हम लोग लिए। सालाना उसका 50,000 रुपया हम लोग करते हैं अभी। ज़मीन लेने के बाद अब हम लोग के पास, जैसे कि हम लोग कहीं सांप पकड़ने के लिए जाते थे तो पैसा नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनके पास जाते थे। कहीं 50-100 रुपया मिला तो हुआ। लेकिन हम लोग रेस्क्यू सेंटर खोलने के बाद हम लोग को 50,000 रुपया चाहिए था साल में, दवाइयाँ के लिए पैसा चाहिए था, दवा के लिए।
तो हम लोगों ने पहले एक लिस्ट बनाया और कहीं भी अब सांप निकलते थे, स्नेक वाले कॉल आते थे, हम लोगों ने चार्ज लेना शुरू किया, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पैसा चाहिए था, पैसा कलेक्ट करना था रेस्क्यू सेंटर खोलने के लिए। और रेस्क्यू सेंटर पे काम लगना शुरू हुआ, लेकिन पैसा का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे एक दिन पोस्ट किया था कि जो लोगों को मेरा काम पसंद आता है, मैं एक रेस्क्यू सेंटर खोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप हर महीने 100 रुपया डोनेशन दीजिए। तो डोनेशन आना भी शुरू हो गया और हम लोग काम फिर से शुरू कर दिए। जैसे जैसे डोनेशन आता था हम लोग काम करते थे, डोनेशन रुक जाता था तो फिर सांप पकड़ के जो पैसा कलेक्ट होता था उसमें हम लोग लगा देते थे। हम लोगों ने एक रेस्क्यू सेंटर बनाया, बहुत ही बेहतरीन। इस बीच में क्या हुआ, मेरे पापा जी मुझसे बात करना छोड़ दिए। घर पे कोई लोग मुझसे बात नहीं करता था, क्योंकि अब पूरे दिन बाहर रहना था, लेबर हम लोग रख नहीं सकते थे क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता था। हम लोग खुद से काम करते थे, सुबह 12-12 घंटा तक, 8-8 घंटा तक पर डे काम करते थे। 4 महीना 2 महीना घर गए हुए हो गया था। तो घर पे बहुत सारे लोग, पापा तो बोलना ही छोड़ दिए थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। तो बहुत बुरा लगता था कि इतना मेहनत करो और आपके पापा जी आपसे बात ना करें और लोग आपका विरोध करें घर में। तो हम लोगों ने जब रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन का दिन रखा था, उसके बीच में मेरे पापा जी आए और बोले कि किसी चीज़ का दिक्कत होगा तो बताना। अब शायद पापा कहीं पढ़े होंगे न्यूज़ के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से। पापा की वर्ड बोलने से पहले मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आ गए हैं तो अब सब अच्छा हो जाएगा। तो पापा बहुत खुश थे, घर पे गए, मम्मी को बताएं। मम्मी बोली हम तो कह ही रहे थे कि आपका लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप मान ही कहाँ रहे थे, आप उसको मारे पे मारे जा रहे थे बेचारा। तो मैंने 25 दिसंबर को 2021 में उद्घाटन का दिन रखा। 25 दिसंबर मेरे लाइफ का यानी 4 सालों में सबसे बेहतरीन दिन रहा। उस दिन मेरे घर के सभी लोग मेरे से बात किए। मेरे पापा सुबह 7 ही बजे आ गए, मेरे बाबा, मेरे चाचा, सब लोग आ गए और बोले कि तुमको कोई भी चीज़ दिक्कत हो उस तुम मुझे बताना। उस दिन मुझे लगा ही नहीं कि मैं 4 सालों से अकेले ये काम कर रहा हूँ। मेरे घर के सभी लोग आ गए और उस समय क्या हुआ ना, मैं एक हैरान हो गया और मेरे आँख से आंसू आ गया। मेरे पापा जी भी रोने लगे थे कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है। और जब 25 दिसंबर को, मुझे अभी भी याद है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, हम लोगों ने उद्घाटन किया और हम लोग का रेस्क्यू सेंटर मेन हाईवे पे ही था। कम से कम 600 से अधिक लोग आए थे, इतने लोग आए थे कि हम लोग 2 बार नाश्ता मंगाना पड़ा था। और हमारे जो एसडीएम सर वहाँ पर आए थे, उन्होंने एक वाक्य बोला था कि वो धन्य हो माता पिता जिन्होंने हरिओम को जन्म दिया। मेरे पापा वहाँ पर मुझे पकड़ के रोने लगे। मैंने अपने पापा से बोला कि आपको रोने का क्या जरूरत है, आप मार रहे थे ताकि हर पिता को अपने बच्चे से प्यार होता है, ये काम ही ऐसा है, ये काल से खेलना है। रेस्क्यू सेंटर का ओपनिंग हो गया, घर से सपोर्ट मिलने लगा, कोई भी प्रॉब्लम होता था तो घर पे शेयर करता था, सपोर्ट मिल जाता था। अब हम लोग के पास मेन चैलेंज हुआ जनवरी से। अब हम लोग के पास डोनेशन सीमित मात्रा में आ रहा था, लेकिन कॉल अधिक आने लगा। अब कॉल हम लोग को 100-100 किलोमीटर दूर से गाय का कॉल आने लगा, गाय है रेस्क्यू सेंटर पे, कुत्ता है रेस्क्यू सेंटर पे, और डोनेशन बहुत लिमिट आता था। हम लोग जैसे कि जितना डोनेशन आता था उतना 1 सप्ताह के जानवर में ही खत्म हो जा रहा था। तो हम लोग को ये प्रॉब्लम आने लगा। फिर हम लोगों ने डोनेशन बॉक्स बनाया और हर दुकान पे पहुंचाया, जितने भी दुकान हम लोग के कांटेक्ट में थे वहां पर हम लोगों ने डोनेशन बॉक्स को पहुंचाया और दुकान वाले से बोला कि अब जब शाम को दुकान बंद कीजिएगा तो इसमें 5 रुपया डाल दीजिएगा। और इसमें 2 महीने चलने के बाद हम लोग को एक गुड न्यूज मिला। सिलीगुड़ी से हम लोग को एक मैसेज आया एक हॉस्पिटल से कि हम लोग इतने हजार का दवा आपके पास हर महीना में पहुंचाने वाले हैं जानवरों के लिए। और गुजरात के बड़ोदरा से भी आया। ऐसे 5-6 जगहों से जब दवाइयाँ आने लगी तो डोनेशन बहुत कम आता था, लेकिन अब हम लोग को दवा आया, जानवर भी है और हम लोग को 2 डॉक्टर भी रखना पड़ा, इतना ज्यादा कॉल आता था और दवा भी हम लोग के पास बहुत ज्यादा था। और इसी बीच 4 या 5 महीना रेस्क्यू सेंटर चला। उसके बाद मेरे जीवन का सबसे ऐसे चल रहा था, पूरा ऐसे हो गया। मन ऐसा लगा कि अब यहाँ से हमको छोड़ना चाहिए, अब ये सब काम बंद कर देना चाहिए। कुछ दोस्तों में मेरी बात से झगड़ा हुई और उन्होंने रेस्क्यू सेंटर को ही आग लगा दिया, पूरा खत्म। उसके बाद जब रेस्क्यू सेंटर जल जाने के बाद मुझे लगा कि आप कितना भी अच्छा काम करो, लोग आपका भी विरोध करते हैं। जो लड़के आग जलाए थे उनके ऊपर मैंने एफआईआर कर दिया। मुझे और दिक्कतें आने लगी तो मैंने एफआईआर वापस ले लिया और रेस्क्यू सेंटर मैंने उसी तरह छोड़ दिया। घर पे रहने लगा। लोग अब आसपास के जो लोग हैं वो बोलने लगे कि वो खुद से जला दिया है मुआवजा के लिए, ये कर दिया वो कर दिया। मेरे पापा बोले कि तुम बाहर के बारे में मत सोचो, तुम फिर से बनाओ और हम लोग सब लोग घर के लोग हेल्प करेंगे, तुम किसी से डोनेशन भी मत मांगो, पहले खुद तैयार करो, खुद से लड़ जाओ।
मैं कम से कम 1 महीने बाद घर से बाहर निकला, पूरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। जब मैंने उस काम को शुरू किया, अभी 1 महीना हुआ था शुरू किए हुए, तब तक मुझे कोबरा सांप ने बाइट कर लिया। मेरे पैर पे मुझे कोबरा सांप ने, बहुत बड़ा कोबरा सांप था, मुझे रेस्क्यू में, क्योंकि माइंडली पूरा तरह से डिस्टर्ब हो चुका था मैं, और मुझे वो कोबरा सांप ने बाइट किया। अभी तक मैंने 3000 से अधिक सांपों को पकड़ चुका हूँ। पहली बार मुझे जहरीले सांप ने बाइट किया था और मैं तुरंत हॉस्पिटल गया। सबसे पहले मेरे पापा जी आए हॉस्पिटल में, घर के लोग आए। पापा ने बोला कि आज के बाद ये काम बंद, ना तुम्हारा रेस्क्यू सेंटर चलेगा, ना तुम्हारा ये काम चलेगा, क्योंकि तुम्हारा रेस्क्यू सेंटर जल गया, उसको फिर बना दिया जाएगा, लेकिन तुमको सांप काट दिया, यानी अब तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तब ये काम बंद करो और तुम बक्सर छोड़ो, और बाहर और कोई काम करना है तो और काम करो, लेकिन ये काम पहले तुम छोड़ो। मैं बोला पहले मुझे ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद बात किया जाएगा। मुझे 40 एंटीवेनम की सुई लगी, 4 दिन हॉस्पिटल में रहा, और अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है। अभी वो जहर मेरे बॉडी के अंदर ही है, और अभी तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसी के कारण मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको अपने हाथ से 4 किलो से अधिक वजन नहीं उठाना है, और बाहर का कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना है। तो घर पे आया ठीक होने के बाद, घर के लोग कोई भी रेडी नहीं थे, फिर पहले वाला सिचुएशन आने लगा था। तो पापा फिर मुझे मारे कि काम बंद करवो कि ना करवो। तो मैं बोला कि ठीक है, देखा जाएगा, कल का बात कल सोचा जाएगा। फिर मैंने रेस्क्यू करना शुरू किया। वो मारते गए, हम फिर 1-2 महीना पिटाए, फिर वो थक गए। फिर मैंने रेस्क्यू करना शुरू किया और पैसा कलेक्ट किया, और मैंने रेस्क्यू सेंटर फिर से तैयार कर दिया, और वो रेस्क्यू सेंटर अब बहुत अच्छा चलता है। और मैंने अपने जर्नी में एक बात सीखी खुद से, और बचपन से मेरा एक मानना है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ जीवन में करना है, आपको जो कुछ पाना है, तो आप उसके लिए लड़िए। वो चाहे कोई भी हो, आपके माता हो, पिता हो, समाज हो, दुनिया हो, आप उसके लिए लड़िए। अगर आप उस चीज़ के लिए लड़ नहीं पाते हैं तो पछतावा करने का कोई अधिकार नहीं है। उससे अच्छा है कि आप खुद को मार लीजिए। तो अभी हमारी जर्नी यहीं पे है, और आगे बहुत मेहनत करना है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए और बहुत सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, आ वीडियो शेयर करते रहूँ।